Hello friends, welcome back. Today in this lecture we are going to understand the important definitions under UP Revenue Code 2006. This important definitions is not going to help in competitive exam but also in our academics. So let us start. Important definition. Section 4 subclause 1 talks about abadi or village abadi. It means such area in a village which on the date of commencement of this code is being used for the purpose of residence of its inhabitants or for ancillary purposes such as sahan and green trees, wells, etc. So abadi or village abadi basically means that the local area or the village area that is used फॉर पब्लिक पर्पसेस, मतलब पब्लिक के यूज़ के लिए, जहाँ पे वेल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं या लोग जहाँ पे रहते हैं गांव में, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं आबादी एरिया. Now coming on to the next one, for subclause 2, agriculture. It includes horticulture, animal husbandry, pisciculture, flower farming, beekeeping and poultry farming. So agriculture does not only means about growing crops but other activities such as horticulture, animal husbandry. Pisciculture means farming of fishes. Flower farming, beekeeping and poultry farming all are included in agriculture. Next is bank. Bank in this code means bank regulated under Uttar Pradesh Regulation of Money Lending Act 1976. Next is agricultural labor. Agricultural labor means a person whose main source of livelihood depend on manual labor on agricultural land. जो खेती वाली ज़मीन पे जुताई करता है, बोआई करता है, लेबर के तौर पे काम करता है, उसको यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबर कंसीडर किया गया है, ना कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काम करता है. नाउ कम्स द भूमि प्रबंधक समिति. भूमि प्रबंधक समिति इज constituted under section 28A of the UP पंचायत राज एक्ट 1947. जो भूमि प्रबंधक समिति है, ये ग्राम पंचायत के अंदर, सपोज कीजिए कि एक गांव है, गांव के अंदर पंचायत है, पंचायत का लीडर होता है प्रधान, तो भूमि प्रबंधक समिति का हेड कौन होगा? प्रधान. तो वही गवर्न करेगा ये भूमि प्रबंधक समिति, यानी कि ये भूमि प्रबंधक समिति का काम है कि लैंड की रेगुलेशन करना, कि लैंड को किस तरीके से देखभाल करनी है, गांव में विकास किस तरीके से करना है, लैंड का किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज करना है. तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है भूमि प्रबंधक कमेटी अंडर सेक्शन 28A ऑफ उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट. Now comes the board. Board in this section talks about board of revenue. Board of revenue, जैसा कि मैंने अपने previous lecture में बताया था, board of revenue is the apex body which collect the revenue. उसके नीचे different कोर्ट आते हैं, जैसे कि तहसील कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इस तरीके से. बट बोर्ड in this definition means board of revenue, which is mentioned under section 7. Now comes the charitable institution. It means any establishment, undertaking, organization or association formed for the charitable purpose and इंक्लूड्स अ स्पेसिफिक एंडोमेंट. एंडोमेंट मीन्स एज अ गिफ्ट के तौर पे कोई प्रॉपर्टी मिली गई हो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, जिस पे वो चैरिटी का काम कर सके या ऑर्गेनाइजेशन कर सके फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. नाउ कम्स द कलेक्टर. कलेक्टर मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 12 एंड इट इंक्लूड्स एडिशनल कलेक्टर एंड असिस्टेंट कलेक्टर. ठीक है. नाउ 9 सेक्शन 4 क्लॉज 9 talks about consolidated gaon fund. Consolidated gaon fund means fund which is being constituted under section 69 of the act. ठीक है. 69 सेक्शन 69 के अंडर में कंसोलिडेटेड गांव फंड के बारे में बताया गया है. नाउ क्लॉज 10 ऑफ सेक्शन 4, फैमिली इन रिलेशन टू अ टेन्योर होल्डर. बेसिकली टेन्योर होल्डर का मतलब क्या होता है? एज वी ऑल नो, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल और एनी पर्सन बिलोंग्स टू द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. एज नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एज अ फंडामेंटल राइट बट इट इज़ अ लीगल राइट. सो इन एग्रीकल्चरल लैंड जब हम गांव की बात करते हैं, तो या अपने जिस जगह पे हम रहते हैं, तो हम सब एज अ टेन्योर एक्ट करते हैं. बट जब हम गांव के सेंस में बात करेंगे प्रॉपर्टी को, तो उसमें 3 तरह के बेसिकली टेन्योर होल्डर्स की बात की है. टेन्योर मतलब जो पर्सन होल्ड करता है, प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, पोजीशन में है.
तीन तरीके के टेन्योर होल्डर होते हैं। सबसे बड़ा होता है भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, उसके पास सब तरह का राइट होता है ट्रांसफ़र करने का प्रॉपर्टी, वो फर्दर उस पर यूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दूसरा होता है भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, और लास्ट होता है असामी। ठीक है, वो हम लोग आगे के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फैमिली इन रिलेशन टू टेन्योर होल्डर का मतलब होता है टेन्योर होल्डर यानी प्रॉपर्टी को जो पोजेस कर रही है कोई भी पर्सन या उसकी फैमिली, तो फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होगा, या तो मेल होगा, फीमेल होगा, हस्बैंड और वाइफ होंगे, बट जुडिशली सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। माइनर सन्स होंगे, माइनर डॉटर होगी, बट मैरिड डॉटर्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है फैमिली का पार्ट। प्रोवाइडेड दैट, फर्दर ये कहता है वेयर द क्वेश्चन रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ एनी लैंड एंड ट्रांसफरी इज अ माइनर। जब ऐसा क्वेश्चन सामने आता है कि कोई लैंड ट्रांसफ़र कर रहा है और जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है लैंड वो है माइनर, द एक्सप्रेशन फैमिली शैल इंक्लूड द पेरेंट ऑफ सच माइनर। तो हम लोग माइनर की माइनर के जो पेरेंट्स हैं उनको भी फैमिली का पार्ट कंसीडर करेंगे अगर वो माइनर ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट वन, ग्रूव लैंड। ये क्लॉज 11 ऑफ सेक्शन 4 बात करता है ग्रूव लैंड का। इट मीन्स एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लैंड in a holding having trees planted all over in such a manner that they preclude, but not including papaya or banana plants, or when full grown will preclude the land or any considerable portion thereof from being used primarily for any other purpose। ये बात करता है ग्रूव लैंड कोई ऐसा लैंड जिसपे कि प्लांट्स ट्रीज बोए गए हैं, ट्री लगाए गए हैं, जो कि आने वाले समय में प्रिक्लूड कर देते हैं। प्रिक्लूड क्या कर देते हैं, इस तरीके से वो बड़े हो जाते हैं कि उसके बाद आप कुछ उस ज़मीन के ऊपर आप कर नहीं सकते, मतलब कोई ग्रो नहीं कर सकते क्रॉप, कोई फर्दर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। उस चीज़ को हम लोग ग्रूव प्लांट बोलते हैं। बट इसमें पपाया और बनाना को नहीं इंक्लूड किया गया। क्यों? क्योंकि ये प्लांट होते हैं, ये बहुत टेम्परेरी पीरियड के लिए होते हैं। बेसिकली ग्रूव प्लांट को अगर हम लोग हिंदी में समझें तो बाग बगीचा, जो फलों के बाग होते हैं, आम का बाग और ऐसे इत्यादि फलों के बाग होते हैं, उन्हीं को ग्रूव लैंड बोलते हैं। ग्रूव लैंड मीन्स बाग बगीचे, जिस लैंड के ऊपर बाग बनाया गया हो। नाउ कम्स सेक्शन 4 सब क्लॉज 12, होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब होता है अ पार्सल ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड हेल्ड अंडर वन टेन्योर और वन लीजी इंगेजमेंट और ग्रांट। मतलब किसी एक व्यक्ति के पास जो कि पोजीशन में है उस लैंड के, पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जितने दिन के लिए वो पोजीशन में है, उसको होल्ड करता है, उसी को होल्डिंग बोलते हैं, लैंड की होल्डिंग। नाउ कम्स सेक्शन 13, इम्प्रूवमेंट। Improvement in relation to a holding means any work which adds materially to the value of holding, which is suitable and consistent with the purpose for which it is held, and which is not executed on the holding, is either executed directly for its benefit or after execution made directly beneficial to it। ये बात करता है इम्प्रूवमेंट की, जो कि हम लोग सेक्शन 12 में आई थिंक सीपीसी में पढ़े होंगे, जिसमें मीन प्रॉफिट की बात करता है। मीन प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है कि किसी लैंड के ऊपर हमने कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट किया, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन या कुछ भी ऐसा चीज़ किया जिससे हमें बेनिफिट अराइज होता है, या तो डायरेक्टली होता है या उस चीज़ को हम लोग करने के बाद, कोई कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने के बाद हमको बेनिफिट के तौर पे उससे फ़ायदा मिलता है, उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट में कंसीडर करते हैं। और बोलता है फर्दर आगे, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है ये 5 पॉइंट जो मेंशन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक, वेल्स, वाटर चैनल्स, एम्बैंकमेंट्स एंड अदर वर्क फॉर स्टोरेज, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। किसी भी लैंड के ऊपर अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो टैंक, वेल, चैनल या एम्बैंकमेंट, रोड वोड के लिए रास्ता बनाते हो, या अदर वर्क फॉर स्टोरेज एक्टिविटी के लिए जो कि एग्रीकल्चर पर्पज़ से होगा, उसको भी हम लोग उस लैंड के ऊपर इम्प्रूवमेंट के तौर पे कहते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। सेकेंड बोलता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स फॉर ड्रेनेज ऑफ लैंड और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड फ्रॉम फ्लड और फ्रॉम इरोजन और डैमेज फ्रॉम वाटर। कोई ऐसी चीज़ करना जिससे कि आप इन एक्टिविटीज़ से प्रिवेंट कर सके, फ्लड, डैमेज से, इरोजन से, उसको भी इम्प्रूवमेंट के डेफिनेशन में ही कंसीडर करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड रिक्लेमिंग, क्लियरिंग, एनक्लोजिंग, लेवलिंग और टेरेसिंग ऑफ लैंड। मतलब कि किसी भी तरीके से लैंड के साथ इम्प्रूवमेंट करना, वो इन सब चीज़ों में आता है। द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग और विंसिनिटी होल्डिंग एल्सवेयर देन इन आबादी और अर्बन एरिया रिक्वायर्ड फॉर द कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल यूज़ और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड एंड
द रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉरगोइंग वर्क और अल्टरेशन, किसी तरीके का अल्टरेशन करते हो, यानी कि सिंपल टर्म्स में इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है एनी एक्टिविटी done on that particular land out of which the benefit arises to that person is known as improvement. और फर्दर ये 5 चीज़ें उसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करती हैं। फिर फर्दर लैंड होल्डर की बात करता है। लैंड होल्डर मीन्स द पर्सन हुम रेंट इज और बट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वुड बी पेबल, यानी कि लैंड होल्डर द पर्सन हु इज होल्डिंग दैट लैंड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो कि इम्प्लाइड हो, एक्सप्रेसली हो या फिर इम्प्लाइड हो, उस पर्सन को लैंड होल्डर बोलते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक इज टोंगिया प्लांटेशन। टोंगिया प्लांटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 19 टॉक अबाउट टोंगिया प्लांटेशन। टोंगिया प्लांटेशन मीन्स द सिस्टम ऑफ एफॉरेस्टेशन इन विच द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज in the earlier stages done simultaneously with the cultivation of agricultural crops, which ceases when trees so planted begin to form a canopy, rendering the cultivation of agricultural crop impossible. ये बात ये कहता है कि टोंगिया प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर पीस ऑफ गांव के लैंड पे अपने हम पेड़ बैठाते हैं, वो बड़े वृक्ष बैठाते हैं जो कि स्टार्टिंग में बैठाते हैं तो वो छोटे होते हैं। तो जब वो छोटे होते हैं तो हम उन वृक्ष को जब बैठाते हैं तो उसमें स्पेस होता है, जगह होती है थोड़ी दूर पे, भले वो 10 फीट या 15 फीट की दूरी पे बैठाते हैं, तो जगह जो बीच की जगह पे होती है वहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। बट कुछ टाइम पीरियड के बाद जब वो पेड़ बड़े हो जाते हैं और कैनोपे फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि उनकी जो बुशेज़ हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं, तो उससे क्या हो जाती है, छाँव पड़ आ जाती है, धूप नहीं पड़ती है, तो जिसकी वजह से हम फर्दर कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। यानी कि टोंगिया प्लांटेशन बेसिकली मीन बोलता है कि टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए जब तक कि प्लांट वो ट्री जो प्लांट की गई है वो प्लांट के फॉर्म में छोटा होता है तब तक तो हम अदर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। बट वंस द ट्री बिकम्स बिग एंड द बुशेज स्प्रेड ऑल ओवर इट, तब हम उसके ऊपर फर्दर कोई प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, एंड देन दैट लैंड इज सोलली फॉर द पर्पज ऑफ ट्री। So this is Tongia plantation. Now next comes section 4 subclause 23 agricultural year, जिसको हम लोग फसली ईयर भी बोलते हैं हिंदी में। It means a year which begins from first day of July and end on 30th day of June of a calendar year, and it is also known as फसली ईयर। सो फसली ईयर और एग्रीकल्चरल ईयर वो ईयर होता है जब जुलाई 1 जुलाई से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर के 30 जून में एंड होता है कैलेंडर ईयर के, तो इसको एग्रीकल्चरल ईयर बोलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन which we have covered so far. So in the next lecture we are going to discuss about the tenure holder, three different types of tenure holder, and the first one which we are going to discuss in the next class is bhumidhar with transferable rights. Thank you.